इस वीडियो में हम संविधान निर्माण के बारे में जानेंगे। संविधान निर्माण कैसे हुआ। एम लक्ष्मीकांत से काफ़ी कुछ ज़्यादा गवर्नमेंट एग्जाम और यूपीएससी बीपीएससी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सारी चीज़ों की यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें संविधान निर्माण की, तो संविधान सभा का ख्याल हमें आ जाता है कि संविधान सभा ने संविधान निर्माण किया था। मगर सबसे पहले संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, उसके पहले कुछ चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगा आपको, जो समझ में आनी चाहिए कि संविधान सभा के दो कार्य हुआ करते थे। पहला जो कार्य था वो था संविधान का निर्माण करना, और दूसरा जो कार्य था वो संसद के तरह कार्य करना। संसद हमारी जैसे आज की संसद है, तो वो संसद के तरह भी कार्य करती थी और संविधान भी बनाती थी। तो दोनों की मीटिंग अलग अलग होती थी। जब वो संविधान का निर्माण करती थी, उस समय जो अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि जब वो संसद के तरह अपनी कार्यवाही चलाती थी, उसकी मीटिंग होती थी, तो उसमें जो अध्यक्ष का रोल प्ले करते थे वो थे जीवी मावलंकर साहब। तो चलिए समझते हैं कि सबसे पहले जो संविधान सभा का कंसेप्ट आया, ये आया कहाँ से, किसने सबसे पहले संविधान सभा की बात कही। यदि हम बात करें भारत के संदर्भ में, भारतीयों के संदर्भ में, कि भारतीयों ने कौन सा वो भारतीय थे जो सबसे पहले संविधान सभा की बात की, तो महात्मा गांधी की चर्चा यहाँ पे करना जरूरी है। 1922 में सबसे पहले महात्मा गांधी ने कहा, यहाँ पे 4 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1922 में महात्मा गांधी ने, 1934 में एम.एन. रॉय ने कहा कि संविधान सभा होनी चाहिए। उसके बाद 1935 में आधिकारिक रूप से ऑफिशियली जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा कि हमें जो है एक संविधान सभा की जरूरत है जो संविधान सभा का निर्माण करेगी। उसके बाद चौथा जो डेट है 1938 का डेट है। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे बड़ी बात बोल जाते हैं और वो कहते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ में ही वो कहते हैं कि जो संविधान का निर्माण करेगी वो एक संविधान सभा करेगी। और वो संविधान सभा कैसे बनेगी, उस संविधान सभा का जो निर्माण होगा वो वयस्क मताधिकार के थ्रू होगा, मतलब वोटिंग करके जो है लोग उसमें वोट देंगे, उसके बाद ही उस संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। और सबसे अहम बात जो उन्होंने कही थी उसमें, कि इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी। तो मैंने कहा 1922 में गांधी जी ने, 1934 में एम.एन. रॉय ने, उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली, उसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये 4 डेट आप जरूर नोट कर लें। उसके बाद हम यदि बात करें कि ये संविधान सभा अंग्रेजों के द्वारा कब एक्सेप्ट की गई थी कि हाँ, एक संविधान सभा जरूरी है यहाँ पे भारत के लिए, भारत के संविधान के निर्माण के लिए। अंग्रेजों ने सबसे पहले 1940 में अगस्त प्रस्ताव रखा था, याद रखेंगे 1940 में अगस्त प्रस्ताव। इस अगस्त प्रस्ताव में ये बातें कही गई थी कि भारत का एक संविधान जो है बनाना जरूरी है और इसके लिए एक संविधान सभा का जो है निर्माण करना पड़ेगा। मगर इसमें क्या बातें की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझनी है आपको, क्योंकि इस अगस्त प्रस्ताव को हमने एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके पीछे कारण ये था कि इसमें ये कहा गया था कि जब संविधान सभा के जो मेंबर होंगे वो कौन होंगे, मुख्यतः भारतीय होंगे। मुख्यतः भारतीय होने का मतलब यही हुआ कि उसमें अन्य लोग भी होंगे, मतलब अंग्रेज भी हो सकते हैं उसमें, जो हमें स्वीकार नहीं था। क्योंकि 1938 में अभी जस्ट मैंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बहुत बड़ी बात कह गए थे कि इसमें बाहरी लोगों का बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये हमेशा से ये आइडियोलॉजी चला आ रहा था। तो 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव है उसे हमने डिनाई कर दिया। दूसरा, उसके बाद आता है 1942, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिप्स मिशन जिसे हम कहते हैं। 1942 में क्रिप्स जो है, सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो है वो एक यहाँ पे सुझाव लेके आते हैं जिसे क्रिप्स मिशन कहा जाता है। और उस मिशन को भी, उसके प्रस्ताव को भी हमने ठुकरा दिया। ठुकराने के पीछे कारण ये था कि उसमें यह लिखा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, इस के तहत जो है, इस प्रस्ताव के तहत संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। मुस्लिम लीग ने भी इसको ठुकरा दिया। मुस्लिम लीग ने इस आधार पर ठुकराया था कि इसमें 2 राष्ट्र की बात नहीं की गई थी, जबकि मुस्लिम लीग का कहना था कि इसमें भारत और पाकिस्तान के अलग अलग संविधान सभा होना जरूरी है। तो इस आधार पर मुस्लिम लीग ने ठुकरा दिया और राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उस टाइम में 2 पार्टी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, दूसरा मुस्लिम लीग। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि ये क्या बात हुई,
सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा उसके बाद क्यों, पहले ही आप स्टार्ट कर दें, पहले ही बना दें आप संविधान सभा। गांधी जी ने सबसे इंपॉर्टेंट जो बात स्टेटमेंट यहाँ पे कही थी, एग्जाम में पूछा जाता है, नोट करेंगे, उन्होंने कहा था कि ये जो संविधान, ये जो प्रस्ताव है, ये जो क्रिप्स मिशन है, ये क्या है, ये पोस्ट डेटेड चेक के समान है। मतलब कि दिवालिया बैंक के चेक के समान, जैसे दिवालिया कोई बैंक हो गई है, उसका चेक कोई काम का रहता है क्या, कोई काम का नहीं रहता है। तो गांधी जी ने इसकी संज्ञा उससे की थी, इसलिए इसे हमने ठुकरा दिया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके तहत हमारी संविधान सभा बनाई गई, उसे हम कहते हैं कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 में आई। कैबिनेट मिशन याद रखेंगे, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। अब ये कैसे आई मैं इसको थोड़ा सा बताता हूँ। हुआ ऐसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड में इटली की सरकार बनी। इटली प्रधानमंत्री वहाँ के बने, ब्रिटेन के। उन्होंने क्या किया कि देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड की कंडीशन ऐसे ही बहुत खराब हो गई है, भाई एक काम करते हैं, कौन इतना इंडिया को संभालेगा, एक संविधान सभा बना देते हैं। तो संविधान सभा जो है बनाने की बात की गई, तो कैबिनेट मिशन भेजा गया। कैबिनेट मिशन का मतलब है कि ब्रिटेन के कैबिनेट से 3 मंत्री वहाँ से जो है 3 मेंबर, मैं कहूँगा 3 मेंबर वहाँ से आए। और वो 3 मेंबर कौन थे, वो 3 मेंबर थे, नोट करेंगे। सबसे पहला जो है सर पैथिक लॉरेंस, जो इनके अध्यक्ष थे, सर पैथिक लॉरेंस। दूसरे जो अध्यक्ष थे वो थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन में 1942 में जो आए थे, वही क्रिप्स इसमें भी जो है सदस्य थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। और तीसरे जो थे वो थे A.V. अलेक्जेंडर। तो ये 3 सदस्यों का ये समूह था। ये बिल्कुल क्लियर कर लें कि ये 3 सदस्यों का समूह था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में कितने मेंबर हुआ करते थे, 3 मेंबर। कब आया, 1946 में आया। इन्होंने कहा कि ठीक है, एक संविधान सभा का निर्माण किया जाए, और इसी के तहत हमारे संविधान सभा का निर्माण 1946 में हुआ। संविधान सभा का जब निर्माण हुआ तो मैंने पहले ही बात बता दी कि संविधान सभा 2 कार्य करने के लिए बनाई गई थी। एक कार्य था संविधान को बनाना, दूसरा काम था संसद की कार्यवाही को चलाना। अब आगे हम लोग समझते हैं कि कितने मेंबर इसमें लिए गए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें जो मेंबर लिए गए वो लिए गए 389। कैसे आया उसको हम लोग समझेंगे। देखिए 389 का कंसेप्ट आया कैसे, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। 389 टोटल मेंबर कहा गया कैबिनेट मिशन के तहत कि 389 मेंबर होने चाहिए। अब हुआ ऐसा कि उस समय हमारे देश की जो जनसंख्या थी वो 40 करोड़ थी, लगभग 40 करोड़। अब कैबिनेट मिशन में ये कहा गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक जो है मेंबर होना चाहिए। मान लीजिए कोई भी जगह है, ठीक है, जैसे हम लोग अभी MP चुनते हैं ना, उसी तरह से कि 10 लाख की जनसंख्या है, वहां से एक मेंबर आएगा और वो संविधान सभा में मेंबर बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है काउंटिंग करके देखा गया कि टोटल जो है 389 मेंबर होने चाहिए संविधान सभा के लिए। अब आगे देखिए, यहाँ से ये जो 389 मेंबर हुए, ये हुए कैसे, मीन्स कहाँ से लिए गए। एक सवाल एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और पूछा फिर जा सकता है कि ये जो 389 मेंबर थे, क्या ये निर्वाचित थे, क्या ये मनोनीत थे। निर्वाचित का मतलब होता है इलेक्शन में खड़े होकर चुनाव जीतकर आना, और मनोनीत का मतलब है कि किसी को भी नॉमिनेट कर देना। कई बार मुझे भी हो सकता है नॉमिनेट कर दिया जाए किसी चीज़ में, तो इस तरह से। अब कैसे हुआ इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, इसमें 93 जो है वो आए कहाँ से, 93 मेंबर जो है मनोनीत हुए, मनोनीत होने की बात की गई। और ये की गई देसी रियासत या देसी भारत या प्रिंसली स्टेट हम जिसके कहते हैं, जहां पे राजा महाराजाओं का शासन था, जहां पे अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन नहीं था, वहां से 93 मेंबर लेने की बात की गई। उसके बाद बच गए 292 + 4, मतलब कि 296 मेंबर ये ली गई ब्रिटिश भारत से। ब्रिटिश भारत कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पे डायरेक्टली ब्रिटिश का शासन था। उस टाइम में क्या था कि भारत 2 भाग में एक तरह से बटा हुआ था। एक तो जहां पे राजा महाराजाओं का शासन था, जिसे रियासत या देसी भारत कहा जाता है। दूसरा जहां ब्रिटिश का शासन था, उसे ब्रिटिश भारत कहा जाता है। अब ब्रिटिश भारत से 296 मेंबर लिए गए, जबकि 93 मेंबर जो है वो रियासत से लिए गए।
ये जो मेंबर 296 मेंबर ब्रिटिश भारत से लिए गए वो निर्वाचित होकर, मतलब इलेक्शन उसके लिए कराया गया जुलाई के आसपास, जुलाई अगस्त 1946 में। और ये जो 93 मेंबर है ये मनोनीत का मतलब है वहां के जो राजा हैं वो किसी को भी नॉमिनेट कर देंगे कि भाई जाओ तुम संविधान सभा का मेंबर बन जाओ, इस तरह की बातें की गई। अब देखिए ये 292 + 4 मैंने क्यों लिखा है ना, +4 क्यों लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछ दे और हमेशा पूछा जाता है, आपको नाम याद रखना है। देखिए इस समय क्या हुआ करता था कि ये देखिए 4 जो स्टेट में बात कर रहा हूँ, 4 जो प्रांत की मैं बात कर रहा हूँ वो प्रांत कहते हैं चीफ कमिश्नरी के प्रांत, इसे हिंदी में कहते हैं मुख्य आयुक्त के प्रांत, चीफ कमिश्नरी के प्रांत, मतलब जहां पे चीफ कमिश्नर का शासन हुआ करता था। जैसे आज हमारा क्या है तो यूनियन टेरिटरीज जैसे है ना, उसी तरह का जो है उस टाइम में चीफ कमिश्नरी हुआ करता था, मुख्य आयुक्त का प्रांत हुआ करता था। तो ये 4 हुआ करता था। तो यहाँ से प्रत्येक जगह से, प्रत्येक प्रांत से, प्रत्येक चीफ कमिश्नरी का जो प्रांत हुआ था प्रत्येक जगह से एक मेंबर आना था। कौन कौन सा 4 चीफ कमिश्नरी का प्रांत है उसको जान लीजिए। सबसे पहला जो है वो कुर्ग है जो आज का कर्नाटक राज्य में है। दूसरा जो है वो है अजमेर मेड़वाड़ा, अजमेर जो कि राजस्थान में, अजमेर मेड़वाड़ा। अगला जो है वो है दिल्ली और चौथा जो है वो है बलूचिस्तान जो कि आज पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान। तो ये प्रत्येक जगह से एक मेंबर जो है लिए गए, तो 1 + 1 करके करेंगे तो आप 4 यहाँ पे हो जाएंगे। उसके बाद ये जो 292 है ये गवर्नर वाले प्रांत है, जहां पे 11 गवर्नर के ये प्रांत जो है, टोटल 11 गवर्नर के ये प्रांत मिला के 292 मेंबर हुए। ये तो हमें समझ में आ गई बात। एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि 389 मेंबर में से 296 सदस्य हमें पता है कि जो है चुनाव लड़के वो निर्वाचित होकर जीते ब्रिटिश भारत से, जबकि 93 जो सदस्य हैं वो देशी रियासत से जो है मनोनीत होकर आते हैं। तो इस 296 सीटों में से कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हैं, तो आप हमेशा याद रखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीटें, जबकि मुस्लिम लीग को 73 सीटें 73, जबकि अन्य का मतलब छोटी मोटी पार्टियां और निर्दलीय मिला के टोटल 15 सीटें मिलती हैं। तो 1 लाइनर टाइप की ये क्वेश्चन हो गई। यहाँ से और एक महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं कि 208 सीटें कांग्रेस को मिल रही है, मतलब सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस को, 296 में से 208। यहाँ पे ग्रेनवेल ऑस्टिन जो कि ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ रह चुके हैं, वो एक बहुत बड़ी लाइन कह जाते हैं। वो क्या कहते हैं देखिए स्क्रीन पर, वो कहते हैं कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। उनका कहने का मतलब यही था कि संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व है, एक तरह की वो आलोचना यहाँ पे करते हैं। आगे सबसे इंपॉर्टेंट, चलिए आगे विचार करते हैं कि ठीक है संविधान सभा का निर्माण हो गया, अब इसकी मीटिंग चलेगी। तो इसकी जो पहली बैठक होती है वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। मगर इस बैठक में क्या होता है कि मुस्लिम लीग इस बैठक का बहिष्कार कर जाती है, मुस्लिम लीग इस बैठक में नहीं शामिल होती है। इसमें विंस्टन चर्चिल जो इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं वो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं कि ये एक ऐसा विवाह है, एक ऐसा मैरिज है, ऐसी शादी है जिसकी दुल्हन ही गायब है, मीन्स मुस्लिम लीग को वो दुल्हन की संज्ञा देते हैं। चर्चिल, याद रखेंगे ये स्टेटमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे हम यदि बात करें कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ क्या, इसमें इसकी जो अध्यक्षता किया वो किया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन जो मैं पूछने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। ये बिहार के रहने वाले थे और सवाल ये पूछा जा सकता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने 9 दिसंबर 1946 में जो मीटिंग हुई थी, पहली जो बैठक हुई थी, उसकी अध्यक्षता क्यों की। पहला ऑप्शन नंबर 1, ये सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, मीन्स सीनियर मोस्ट थे। दूसरा, इनका निर्वाचन हुआ था। तीसरा, ये मनोनीत हुए थे। बिल्कुल भी नहीं, इसका कारण यही था क्योंकि ये सबसे सीनियर मोस्ट चूंकि थे, इसलिए इन्होंने इसकी अध्यक्षता की। 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946, बहुत इंपॉर्टेंट डेट। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली चीज़ कि इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष जो है वो चुन लिया जाता है संविधान सभा का, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसमें की जाती है, सर बी एन राव
सर BN राव, आपने तो सुना ही होगा इनका नाम, संविधान को बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। सर BN राव ने ही बनाया था संविधान, बर्मा का भी संविधान में बहुत बड़ा योगदान है। सर BN राव ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहले भारतीय जस्टिस रह चुके हैं, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए, तो दो चीज़ें यहाँ पे हुई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है यहाँ पे अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। आगे क्या होता है देखिए यहाँ पे 13 दिसंबर 1946, इसमें क्या होता है, इस बैठक में क्या होती है देखिए। 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव। इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या चीज़ें हुई थी इसको ध्यान से सुनिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव में चूंकि नाम से ही पता चल रहा है, उद्देश्य बताई गई थी कि इस संविधान सभा का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य साफ है कि संविधान का निर्माण करना, किसके लिए निर्माण करना, तो आम लोगों के लिए निर्माण करना। और इसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय की बात की गई थी। प्रस्तावना में जितनी चीज़ें हम पढ़ते हैं ना, हम भारत के लो भारत को, तो उसमें जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं वो सारी की सारी, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उनके जो उद्देश्य हैं, वो सारी की सारी इस उद्देश्य प्रस्ताव में लिखी हुई थी। अब उद्देश्य प्रस्ताव ही एक फाउंडेशन बनता है हमारे प्रस्तावना को बनने में। एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि ये प्रस्तावना जो है ये कैसे बना, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव के थ्रू ही जो है ये बना। अब उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसने रखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ये भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। आगे 13 दिसंबर 1946 को भले ही जो है ये रखा जाता है, लेकिन ये इस दिन पास नहीं होता है, याद रखेंगे। 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है सर्वसम्मति से पास कर दिया जाता है। आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आगे हम लोग को ये समझनी है, ठीक है। प्रस्ताव हमें समझ में आ गया कि इस तरह से प्रस्ताव रखी गई, उसके बाद प्रारूप समिति बनाई जाएगी, ठीक है। सवाल एग्जाम में ये पूछा जाता है कि टोटल जो है बैठक, क्योंकि मैं बैठक की बात कर रहा हूँ, कि टोटल कितने बैठकें हुई। याद रखेंगे 11 + 1 मतलब 12 बैठकें टोटल हुई। अब यहाँ पे 11 + 1 का क्या मतलब है। 1 का मतलब मैं कह रहा हूँ कि 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। मैंने बताया था कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक। अंतिम बैठक यदि पूछा जाए तो 24 जनवरी 1950 को। आगे हम यदि बात करें कि संविधान सभा का निर्माण कब हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 को, आपको पता है 26 नवंबर 1949 को जो है ये निर्माण हो गया है। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि सवाल इस तरह से यदि पूछा जाए कि संविधान निर्माण होने तक संविधान सभा की कितने बैठकें हुई, तो आंसर होगा 11, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को आपको संविधान का निर्माण हो गया था। मगर यदि सवाल इस तरह से पूछा जाए कि संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई, तो आपका आंसर होगा 12। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि बैठक की हमने बात कर ली। अब हम लोग समझते हैं कि एक प्रारूप समिति का निर्माण, कई सारी समितियों का निर्माण किया गया था, जिसमें 8 बड़ी समितियां हैं, जिसमें प्रारूप समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति का निर्माण किया गया और इसमें कहा गया कि फाइनली एक प्रारूप जो है बन के आएगा, जो संविधान की दिशा बताएगा कि संविधान कैसे बनाना है, ठीक है। हालांकि इसके बारे में कई सारे कंसेप्ट आप ने पढ़ा होगा, लेकिन मैं बेसिक कंसेप्ट की यहाँ पे बात करूँगा। सर BN राव का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान था। खैर, अब यहाँ पे हमने यह समझ लिया कि प्रारूप समिति बनाई गई। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया था। और ये जो प्रारूप समिति है, इसमें टोटल 7 सदस्य हुआ करते थे। BR अम्बेडकर को मिला के 7 सदस्य इसमें हुआ करते थे, ये भी आप याद रखेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग BR अम्बेडकर की बैकग्राउंड को थोड़ा देख लेते हैं, जो हमेशा सवाल पूछे जाते हैं, थोड़ा उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलिए देखिए, BR अम्बेडकर की यदि हम बात करें कि वो कहाँ से चुनाव उन्होंने लड़ा था, क्या उन्होंने चुनाव जीता था कि नहीं जीता था, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे यहाँ पे। देखिए BR अम्बेडकर के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपको अभी जानने को मिलेंगी, हो सकता है आपने पढ़ा भी हो। BR अम्बेडकर सबसे पहले जो है बम्बई से जो है चुनाव लड़ते हैं, तभी उस टाइम में बम्बई इसका नाम था। बम्बई से वो चुनाव हार जाते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। उसके बाद बम्बई से हारने के बाद ये जो है मुस्लिम लीग की सीट से चुनाव लड़ते हैं आपको बंगाल से, और वो चुनाव जीत जाते हैं। और वो जो बंगाल का जो एरिया है वो उसका जो है नाम ये है। अब ये जो एरिया है
ये बांग्लादेश में चला जाता आगे। जब यहाँ पे विभाजन होगा, माउंटबेटन योजना आएगी, उसके तहत जो है विभाजन हो जाएगा भारत और पाकिस्तान, तो क्या होगा कि ये जो प्रदेश है, ये प्रदेश चला जाएगा आपका पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान में, जो आज का बांग्लादेश है। इस तरह से क्या हो जाएगा कि अब चूंकि इस तरह से B.R. अम्बेडकर जो है संविधान सभा के मेंबर नहीं रह पाएंगे। इसके बाद क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझनी है आपको, फिर से B.R. अम्बेडकर बंबई से चुनाव लड़ेंगे। बंबई के प्रधानमंत्री वहां पे एक सीट खाली करवाएंगे, उसके बाद B.R. अम्बेडकर उससे चुनाव लड़ेंगे और बंबई से वो फिर जीतकर जो है आते हैं। उसके बाद फिर वो जो है ग्रहण कर लेते हैं सदस्यता, कहाँ की, तो संविधान सभा की। अब यहाँ से सवाल यदि आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ से जो है B.R. अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य नियुक्त हुए। यदि आपके पास ऑप्शन, यदि मान लीजिए बंबई ही है, कलकत्ता, मान लीजिए वेस्ट बंगाल नहीं है, बंगाल नहीं है, तो आप बंबई टिक करके आएंगे। और यदि मान लीजिए बंबई नहीं है, बंगाल ही है, तो फिर आपको बंगाल टिक करना होगा। यहाँ पे बताते चलें कि बंबई से ही फाइनली वो जो है सदस्यता रहती है, जो बंगाल वाली सदस्यता है वो खत्म हो जाती है। तो प्रारूप समिति का जो गठन है 29 अगस्त 1947 को हुआ। जैसा कि मैंने कहा कि 7 सदस्य इसमें थे। एक मैंने कहा कि 7 सदस्य में से ही एक जो है अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे। 141 बैठकें हुई इसमें और फाइनली इस नाम से प्रस्ताव जो है वो लाते हैं B.R. अम्बेडकर जी, और फाइनली 26 नवंबर 1949 को ये प्रस्ताव पारित हो जाता है और हमें एक हमारा संविधान मिल जाता है। अब यहाँ से और एक सवाल कि जो हमारा संविधान है वो कब लागू हुआ, तो बताते चले कि हमारा संविधान जो है आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, जिसमें ये चीज़ें लागू कर दी गई थी। पूर्ण रूप से जो है लागू ये 26 जनवरी 1950 को हुआ। और एक सवाल, यदि सवाल आपसे पूछा जाए कि हमारी प्रस्तावना को कब लागू किया गया था, आपके पास ऑप्शन रहेगा। सबसे पहले प्रस्तावना को पारित किया गया था, प्रस्तावना को सबसे अंतिम में पारित किया गया था। क्या जवाब होगा आपका? आपको देखने से यह लगेगा कि प्रस्तावना तो सबसे पहले लिखा रहता है, नहीं, प्रस्तावना को सबसे अंतिम में जो है लागू किया गया था। यह भी सवाल बनता है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।